ना हो और एक ही मतलब एक ही बार पढ़े और एक ही बार में आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसमें पहली है, इसमें स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा क्या भारत पहले क्या था, एक गुलाम देश था। क्या था? एक गुलाम देश था, यानी और भारत पे किसका अधिकार था? अंग्रेजों का अधिकार था। ठीक है, तो जब अंग्रेजों का अधिकार हुआ तो भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या हो गई? धीरे धीरे बिगड़ने लगी। क्यों? और इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? क्योंकि अंग्रेज जो थे वो क्या करते, भारतीय आर्थिक व्यवस्था को क्या करने लगे? शोषण करने लगे। यानी भारत में जितनी भी जिससे भी आर्थिक व्यवस्था अच्छी बनती थी वो क्या करते थे? अंग्रेज उनको क्या करते, अपने देशों में ले जाकर इस्तेमाल करते थे। तो मतलब उसके बारे मतलब अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ताकि मतलब कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में है आप आसानी से बना सकें। ठीक है, तो पहला इसमें पॉइंट कर रहा है, पहले भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था, जिसका भरपूर शोषण अंग्रेजों ने किया। सही बात है, पहले भारत को क्या कहा जाता था? सोने का चिड़िया कहा जाता है। क्या किसे कहा जाता था? सोने का चिड़िया कहा जाता था, जिसका भरपूर शोषण अंग्रेजों ने किया था। जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा शोषण भारत का किसने किया? अंग्रेजों ने किया, क्योंकि भारत में बहुत सारे क्या थी, संपत्ति थी, और मतलब आर्थिक स्थिति से भारत बहुत अच्छा था। दूसरा पॉइंट, अंग्रेजों के शोषण द्वारा भारत की आर्थिक विकास की गति मंद और अर्थात नगण्य हो गई। अगर कोई भी देश किसी भी देश का अगर शोषण करता है तो उसकी आर्थिक विकास की गति क्या हो जाएगी? मंद हो जाएगी, यानी धीमी हो जाएगी। उसके विकास में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी या फिर रुक जाएगी। ठीक है, तो उसी तरह अंग्रेजों के शोषण के द्वारा क्या हो गई? भारत की जो आर्थिक विकास की गति थी वो क्या हो गई? मंद हो गई, अर्थात नगण्य हो गई, यानी ना के बराबर क्या हो गई? उसकी आर्थिक स्थिति, आर्थिक विकास में कमी आ गई। अंग्रेजों ने अगला पॉइंट करा, अंग्रेजों ने भारत पर एक नीति अपनाई थी, जिस नीति को कहते फूट डालो और शासन करो। अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई थी भारत पे शासन करने के लिए, जिस नीति का नाम था फूट डालो और शासन करो की नीति। अपना का भारत को अपना दास बनाया। दास मतलब क्या होता है? एक गुलाम समझ सकते हैं या फिर नौकर समझ सकते हैं। जैसे पहले लोग राजा लोग क्या करते थे, अपने पास एक दास रखते थे या अपनी रानियों के लिए दासियाँ रखते थे, मतलब उनकी सेवा करने के लिए। तो क्या अंग्रेजों ने क्या किया? भारत पर एक नीति अपनाई, जिस नीति का नाम क्या था? फूट डालो और शासन करो। क्या था? फूट डालो और शासन करो। ठीक है, तो और और यह नीति अंग्रेजों के लिए क्या हो? सफल नीति था। अगला पॉइंट कह रहा है इसमें कि अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश बना रखा था। अंग्रेजों ने था जो भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या बनाया रखा था? एक उपनिवेश बना रखा था। उपनिवेश ऐसा होता है जैसे मान के चलिए कोई बड़ा समृद्धि देश, यानी बहुत बड़ी शक्तिशाली देश क्या होती है, वो किसी दूसरे देश में क्या करती है? अपना उपनिवेश अपना मतलब क्या करती है, मतलब अपना उस देश को अपने अधीन रखती है, वही क्या कहलाता है? उपनिवेश कहलाता है। तो वो क्या करते हैं? भारत को क्या करता है? एक उपनिवेश बना रखता है। कौन बना कर रखता है? अंग्रेज बना कर रखता है। कौन बना कर रखता है? अंग्रेज। ठीक है, तो भारत को उपनिवेश कौन बना कर रखता है? अंग्रेज बना कर रखता है। कौन रखता है? अंग्रेज। ठीक है, अब देखेंगे उपनिवेश किसे कहते हैं। उपनिवेश किसे कहते हैं? तो अभी बताया है कि क्या था, भारत क्या था, किसका उपनिवेश था? अंग्रेजों का उपनिवेश था। तो वही कहता है कि जब कोई देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है, यानी कोई देश किसी समृद्धिशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत, जैसे भारत किसके अंदर था? अंग्रेजों के अंदर था। तो वही कह रहा है, जब कोई देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन उस एवं नियंत्रक शासक देश के का होता है, तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहते हैं। मतलब कि जैसे भारत किसका शासक उपनिवेश था? अंग्रेजों को था। और अंग्रेजों का भारत का जितने भी आर्थिक या व्यवसायिक कार्य जितने भी थे वो किसके अधीन थे? अंग्रेजों के अधीन थे। यानी सब कौन संभाल कर रखा था? अंग्रेजों ने संभाल कर रखा था, अर्थात दूसरे देशों के अधीन रहता है तो वही क्या कहलाता है? तो वही क्या कहेगा? उसका उपनिवेश कहा जाता है। उसी को क्या कहते हैं? उसका उपनिवेश कहा जाता है। ठीक है, तो समझ गए आप लोग उपनिवेश किसे कहा जाता है? मैंने वैसा देश
जिसके शासन पर किसी दूसरे का अधिकार हो और सभी शक्तियाँ उसके अंडर हो, वह उस देश का क्या कहलाता? उपनिवेश कहलाता। और भारत का था एक उपनिवेश था, वो भी किसका उपनिवेश था? वो अंग्रेजों का उपनिवेश था। लगभग कितने वर्षों तक उपनिवेश था अंग्रेजों का? 200 वर्षों तक। कितने वर्षों तक भारत रहता उपनिवेश? 200 वर्षों तक, यानी भारत करीब 2 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का उपनिवेश था। तो क्वेश्चन क्या है, भारत कितने वर्षों तक ब्रिटिश शासन का उपनिवेश था? तो कितने वर्षों तक? 2 वर्षों तक। अगला पॉइंट कह रहा है कि अंग्रेजी शासन के लगभग 200 वर्ष भारतीय अवस्था में कोई विकास नहीं हुआ। जब अंग्रेज भारत पर शासन किए, यानी लगभग 200 वर्ष तक किए, 200 वर्ष तक शासन जब भारत पर किए, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में मतलब विकास मतलब ना के बराबर हुई थी। विकास मतलब कोई विकास देखने को ही नहीं मिला। एकदम विकास क्या कर, लगभग मतलब उतना विकास देखने को भारत में मिला ही नहीं। अगला पॉइंट कर रहा है, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को शोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को शोषण करने में कोई कसर नहीं था, चाहे वो कृषि से हो संबंध हो, चाहे फिर उद्योग से हो, या फिर किसी अन्य क्षेत्रों से हो, यानी किसी भी अर्थव्यवस्था में भारत का शोषण करने के लिए अंग्रेजों ने कोई कसर नहीं छोड़ा। यानी जाहिर सी बात है कि अगर कोई देश किसी दूसरे पर अगर शासन करता है तो उसको बर्बाद करने में वो कोई कसर ही नहीं छोड़ेगा। क्यों छोड़ेगा? क्योंकि उसको तो अपना देश है नहीं, वो तो किसी दूसरे देश पर शासन कर रहा है। जब भी कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे देश पर शासन करता है तो क्या करता है, वो उसके प्रति उतना अच्छा व्यवहार नहीं रखता है, सोचता है कि हम कितना जल्दी क्या करें। जैसे में आपका पटीदार ही होगा, तो आपका पटीदार आपके बारे में उतना अच्छा से थोड़े सोचेगा, नहीं सोच पाएगा, क्योंकि पटीदार क्या होता है? पटीदार होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, तो ये हो गया आपका उपनिवेश के बारे में, ठीक है। अब आगे देखेंगे अर्थव्यवस्था का अर्थ। अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? अब क्या देखेंगे? अर्थव्यवस्था का अर्थ, कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। अर्थव्यवस्था का अर्थ, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया संपादित की जाती है। यानी अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा या तंत्र है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया संपादित की जाती है। मतलब अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत सारी क्रियाएं को क्या कहते हैं? संपादित की जाती है। इसलिए अर्थव्यवस्था को क्या कहता है? एक ढांचा कहा जाता है। क्या कहता है? ढांचा कहा जाता है। अब इसके अंदर बहुत सारी क्या होती है? आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है। जैसे में आपका कृषि हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा, परिवहन हो गया, संचार, यानी सब ये जो सभी क्रियाएं कहाँ किस में देखने को मिलती है? अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है। इसीलिए अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? ऐसा तंत्र या ढांचा कहा जाता है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया संपादित की जाती है। यानी ये सभी की सभी क्रिया किसके अंदर संपादित की जाती है? अर्थव्यवस्था के अंदर संपादित की जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे कि कह रहा है आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया वे सभी क्रिया जिनसे हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। मतलब वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है उसी को क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं, या फिर आर्थिक क्रिया कहलाती है, ठीक है। तो कहेगा कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? तो वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहलाती है, ठीक है। चाहे वो कृषि हो गया, चाहे उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, इन सभी से क्या होती है? हमें आय प्राप्त होती है। जैसे मान कृषि अगर खेती करेंगे तो उस अनाज को बेचेंगे तो उससे हमें आय प्राप्त होगी। अगर कोई फैक्ट्री खोलेंगे और उससे जो भी सामान उत्पादन करेंगे तो और उसको बेचेंगे तो उससे हमें आय प्राप्त होगी। अगर कोई व्यापारी कर रहे हैं, जैसे किसी चीज़ का खरीदारी करना है या फिर बेच रहे हैं उसको, तो क्या हुआ? उससे हमें आय की प्राप्ति होगी, तो वही क्या कहलाएगी? वह उसकी आर्थिक क्रिया कहलाएगी, ठीक है। अब देखेंगे कि अर्थव्यवस्था है, ये अर्थव्यवस्था है, ये 2 प्रमुख कार्यों को संपादित करती है। अर्थव्यवस्था जो है ये कितने कार्यों को प्रमुख संपादित करती है? 2 कार्यों को, ठीक है। सबसे पहला तो है लोगों की आवश्यकताओं, यानी लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। सबसे पहले ये क्या संपादित करती है? यानी हमारे जितनी भी कहना है ना, लोगों की आवश्यकता, यानी हमारे जितनी भी आवश्यकता है कि चीज़ें है, वस्तु है, उन सभी को क्या उत्पादन करती है। जैसे अगर मान के चलो, जैसे हम लोग क्या करते हैं,
जैसे कोई किराना सामान ही खरीदना हो तो उसकी क्या होता है, हमारी आवश्यकता होती है तो उसको पूर्ति कौन करता है? कौन करता है? अर्थव्यवस्था पूर्ति करता है। तो वही कह रहा है, लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन करता है। तो सबसे पहला यह क्या हो गया, अर्थव्यवस्था का पहला ये थी हो गया, प्रमुख संपादित करता है। ठीक है। दूसरा, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। अर्थव्यवस्था लोगों को क्या करता है, रोजगार का अवसर प्रदान करती है। जैसे मान कि अगर कोई उद्योग ही खोल रहा है तो उसमें लोगों को क्या होगा, रोजगार मिलेगा। तो क्या करता है अर्थव्यवस्था जो ये क्या करता है, तो क्या करता है, ये हमें रोजगार प्रदान करता है। कौन करता है रोजगार? अर्थव्यवस्था। यानी हमारी जितनी भी आवश्यकता वस्तु की आवश्यकता होती है कौन पूर्ति करता है? अर्थव्यवस्था करता है। ठीक है। और सेवाएं भी कौन करता है? अर्थव्यवस्था ही हमें प्रदान कर देते हैं। यानी लोगों की आवश्यकता को संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का जो उत्पादन करता है वो किसके द्वारा पूरी होती है? अर्थव्यवस्था के द्वारा। और अर्थव्यवस्था भी क्या करता है, लोगों को रोजगार अवसर प्रदान करता है। ठीक है। आगे पॉइंट देखेंगे, अर्थ लेविस का कहना था कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। अर्थ लेविस एक क्या थे, मतलब कि एक मतलब अर्थव्यवस्था के एक जानकार व्यक्ति थे, यानी इकोनॉमिक्स के जानकार व्यक्ति थे। इन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। यानी अर्थव्यवस्था जो है वो किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है कि उसका व्यवहार कैसा है। ठीक है। जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। अगर मान के लिए अगर किसी राष्ट्र का व्यवहार अच्छा रहेगा तो क्या करता है, अर्थव्यवस्था उसके लिए और अच्छी वस्तुओं को क्या करता है, निर्माण करता है, जिससे वो अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर लेगा। तो लेविस का क्या कहना था कि अर्थव्यवस्था जो है क्या करती है कि ये राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार पर निर्भर करती है। तो कहेगा कि राष्ट्र, यह बात किसने कही थी कि राष्ट्र व्यवस्था जो है राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार पर निर्भर करती है? तो किसने कहा था? आर्थर लेविस ने कहा था। या फिर कहेगा अर्थस लेविस के द्वारा अर्थव्यवस्था के बारे में कही गई बातें को लिखे तो क्या लिखेंगे? अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वो अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। ठीक है। आगे देखेंगे ब्राउन के अनुसार, ब्राउन भी क्या था, एक इकोनॉमिक्स का जानकार व्यक्ति था जिनका कहना था कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। ब्राउन क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था जो क्या आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अर्थात अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपने आजीविका को क्या करते हैं, पूरी करते हैं, अपनी आजीविका को पूरी करते हैं या फिर चलाते हैं। तो ब्राउन के अनुसार क्या था कि अर्थव्यवस्था आजीविका की एक ऐसी प्रणाली है, अर्थात अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपने आजीविका को पूरी करते हैं। ठीक है। यानी मान के चलिए कि ब्राउन के कहने का मतलब यह था कि अगर कोई व्यक्ति को अगर अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी करना तो वो अपने किसी भी कार्य के द्वारा अपने आजीविका को पूरी कर सकता है। जैसे कोई मजदूर ही होता है, अगर अपनी आजीविका को पूरी करने के लिए क्या करता है, छोटा मोटा काम कर लेता है, जिससे वो क्या करते हैं, वो अपना आजीविका को पूरी कर लेता है। तो वो इसकी अर्थव्यवस्था हो गई। ठीक है। अगला है इसका पॉइंट कि अर्थव्यवस्था समाज के सभी, अर्थव्यवस्था जो है ये क्या है, समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग होता है। कहेगा कि अर्थव्यवस्था समाज की क्या होती है, तो क्या होती है, क्रियाओं की योग होती है। ठीक है। तो ब्राउन के अनुसार हो गया। ठीक है। उसके बाद आपका था लेविस के अनुसार, इन दोनों के अनुसार कहेगा अर्थव्यवस्था क्या है, तो उसको आसानी से लिख लीजिएगा। ठीक है। आगे देखेंगे अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा। क्या देखेंगे, अर्थव्यवस्था की संरचना या फिर ढांचा। तो कह रहा अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब होता है विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में विभाजन। अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा का मतलब क्या होता है, अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब होता है विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में विभाजन होता है। ठीक है। इनको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया। पहला आपका प्राथमिक है, दूसरा प्राथमिक क्षेत्र है जिसको कृषि क्षेत्र बोलते हैं, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र जिसको उद्योग क्षेत्र बोलते हैं, तीसरा तृतीय क्षेत्र जिसको सेवा क्षेत्र बोलते हैं। तो कहेगा प्राथमिक क्षेत्र किसको बोलते हैं, तो कृषि क्षेत्र को।
द्वितीय क्षेत्र उद्योग को, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र, या फिर सेवा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है तो तृतीय क्षेत्र को, उद्योग क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कृषि क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कुछ कुछ आने वाली चीज़ें जैसे आपका कृषि देखने को मिलता है, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्ति, ये सभी किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कुछ चीज़ें हैं जैसे में आपका उद्योग खनिज हो गया, निर्माणी कार्य हो गया, जन उपयोगी सेवाएं हो गया, गैस, बिजली, इन सभी किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तीसरा आपका है तृतीय क्षेत्र, जिसके अंतर्गत आपको बैंक एवं बीमा देखने को मिल जाएगा, परिवहन देखने को मिल जाएगा, संचार आ जाएगा, व्यापार आ जाएगा, ये सभी क्या आ जाएंगे, ये आपको तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगी। तो ये आपके क्या हो गए, ये जो अर्थव्यवस्था के जो भाग थे उन्हीं का है। जो पहला आपका प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि आ जाते हैं, कृषि से रिलेटेड जितना भी चीज़ आते हैं वो आ जाते हैं। द्वितीय क्षेत्र उद्योग से रिलेटेड जितना भी चीज़ होते हैं वो सभी आ जाती है। और तृतीय क्षेत्र के अंदर सेवा से जितने भी संबंधित होते हैं वो सभी तृतीय क्षेत्र के अंदर, जैसे आर्मी भी क्या जाएगा, सेवा प्रदान करते हैं हमारी रक्षा के लिए, तो वो भी किसके अंतर्गत आ जाएगी, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, आगे करा है नोट में कि तृतीय क्षेत्र है, ये प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं की सहायता प्रदान करते हैं। यानी जो तृतीय क्षेत्र जो है ये प्राथमिक क्षेत्र यानी जो प्राथमिक क्षेत्र है और जो द्वितीय क्षेत्र है की क्रियाओं को क्या करती है, सहायता यानी मदद करती है। इसलिए तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो यानी कि कहेगा कि सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है, तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्राथमिक क्षेत्र तथा द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं को सहायता प्रदान करती है, इसलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। आगे देखेंगे राष्ट्रीय आय में, देखेंगे आगे कह रहा है राष्ट्रीय आय में तीनों क्षेत्रों के योगदान अति महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आय में तीनों क्षेत्रों का योगदान बहुत ज़रूरी है। यानी अगर किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारना है तो इन तीनों क्षेत्रों का बहुत बड़ा योगदान होता है। प्राथमिक क्षेत्र का आपका, द्वितीय क्षेत्र का भी होना चाहिए और तृतीय क्षेत्र का भी होना चाहिए। इसलिए क्या कर रहा है, जो राष्ट्रीय जो आय होता है उसमें तीनों क्षेत्रों का योगदान क्या होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो कहेगा क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आय में सब योगदान होता है, प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का, इनमें सभी। तो क्या हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का आएगा। किसका होगा, सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र का आएगा। क्या आएगा कि राष्ट्रीय आय के योगदान में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहता है, तो किसका रहता है, सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्र का रहता है। ठीक है, अब देखेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अर्थव्यवस्था के जो प्रकार होते हैं वो तीन होते हैं। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, तीन होते हैं। पहला आपका होता है पूंजीवादी। पहला आपका कौन है, पूंजीवादी। तो पहले पूंजीवादी को अच्छी तरीके से देख लेंगे, उसके बाद दूसरा देखेंगे, उसके बाद तीसरा देखेंगे। तो पहले एक पूंजीवादी होता है, एक समाजवादी होता है, एक मिश्रितवादी होता है। ठीक है ना। तो पहले पूंजीवादी को देखते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। यानी कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसके अंदर साधनों का जितना भी अधिकार होता है किसी व्यक्ति के पास होता है, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे मान के चलो, अगर आप हमें या फिर आपको अगर किसी चीज़ का क्या करना होगा, किसी चीज़ जैसे कोई उद्योगी बैठा ना, तो उसका जो स्वामित्व जो है वो किसके पास है, वो मेरे पास है। यानी निजी मतलब क्या होता है, प्राइवेट होता है। क्या प्राइवेट है, यानी उसका अधिकार मेरे पास है। हाँ, इसको हम जैसे भी खोले, ठीक है, उसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, मेरे पास है। मतलब आप बाकी किसी से राय ले या ना ले, उससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। यानी कि कहेगा कि किस अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों का स्वामित्व निजी होता है, तो किस में होता है, पूंजीवादी में होता है। यानी व्यक्ति का स्वयं का अधिकार होता है, वो जो चीज़ चाहे वो कर सकता है। इसका उपयोग निजी लाभ के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किसके लाभ के लिए किया जाता है, निजी लाभ के लिए। तो कहेगा पूंजीवादी का प्रयोग किसके लाभ के लिए किया जाता है, तो निजी लाभ के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत अमेरिका आते हैं, जापान आते हैं, ऑस्ट्रेलिया आते हैं।
ठीक है ना। इसके अंतर्गत कौन आते हैं? अमेरिका भी आ जाते हैं, जापान भी आ जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया भी आते हैं। तो कहेगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आने वाले देश हैं तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। आगे देखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों, स्वामित्व एवं संचालन देश के सरकार के पास हो। जैसे उसमें क्या था, उसमें जो थी क्या थी, उसमें जितना भी स्वामित्व था वो किसी व्यक्ति के पास थी। लेकिन इस समाजवादी में जो होता है, जो साधनों का स्वामित्व जो होता है वो क्या होता है? संचालन देश के पास होता है, यानी किसी सरकार के पास होता है। किसके पास होता है? इसमें व्यक्ति के पास रहता है, जबकि इसमें देश के सरकार के पास होता है। उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी इसमें जो भी काम होगा वो सरकार के कहने पर होगा। अगर सरकार जो चाहेगी वो करेगी। इसमें निजी व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव मतलब किसी प्रकार की कोई भी राय नहीं लिया जा सकता। जो सरकार करेगी वही करेगी। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था समझ में आ गया। इसका उपयोग समाज के कल्याण के लिए किया जाता है। जाहिर सी बात है, पूंजीवादी में क्या किया जाता है? अपने निजी व्यक्ति के लिए आदमी करता है कल्याण, और जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? इसका उपयोग समाज के कल्याण के लिए किया जाता है। सरकार जो किसके लिए करता है? वो समाज के लिए ही तो करता है। इसके अंतर्गत आपका चीन आ जाते हैं, क्यूबा आ जाते हैं। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। एक एक पॉइंट को आप अच्छे से बुक में नोट करिए, कॉपी में नोट कर लिए, ताकि मतलब आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। 3 नंबर में आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 3 नंबर में आपका कौन है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था को देखेंगे तो मिश्रित अर्थव्यवस्था मिश्रित से नहीं लग रहा है, जैसे इंक्लूड, यानी कि जिसमें क्या पूंजीवादी भी देखने को मिले अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी देखने को मिले, उसे ही क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है। तो कह रहा पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था के मिश्रण को ही क्या कहता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आगे देखेंगे भारत जो है एक किस अर्थव्यवस्था का उदाहरण था? भारत जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। नोट में मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवाद के बीच आता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसके बीच आता है? क्वेश्चन कहेगा एग्जाम में कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किन के बीच आता है? तो पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था के बीच का रास्ता है, या फिर इसके अंतर्गत आता है। अगला अर्थव्यवस्था का विकास। अगला क्या है? अर्थव्यवस्था का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। पहला है कि अर्थव्यवस्था के विकास को समझने के लिए 2 स्थितियों को समझना आवश्यक है। सबसे पहले अर्थव्यवस्था को समझने के लिए 2 स्थिति को समझना क्या है? बहुत ज़रूरी है। पहला आपका है आर्थिक विकास है। ठीक है, पहला आर्थिक विकास और दूसरा क्या? मौद्रिक विकास है। कौन है? मौद्रिक विकास है। तो पहले ये दोनों चीज़ों, तो वही कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के विकास को समझने के लिए आपको दो स्थितियों को समझना जरूरी है। पहला आपका कौन सा? आर्थिक विकास है, और दूसरा आपका होगा मौद्रिक विकास। तो पहले आर्थिक विकास के बारे में अच्छे तरीके से जान लेंगे। तो देखिए, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यानी आर्थिक विकास क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यानी क्या होती है? मतलब कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने के लिए कितना काफ़ी ज़्यादा समय देखने मतलब लगता है, उसी को क्या कहा जाता है? आर्थिक विकास कहा जाता है। ठीक है। अगला है आपका, कुछ इकोनॉमिक्स के बारे में कहने वाले व्यक्ति हैं। जैसे में आपका रेस्टो है। रेस्टो ने कहा था कि आर्थिक विकास जो है ये क्या है? श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। रेस्टो के अनुसार क्या कहना था कि आर्थिक विकास जो है ये श्रम शक्ति में वृद्धि का दर तथा जनसंख्या में वृद्धि के बीच का एक क्या रिलेशन, एक संबंध है। जबकि उन्हीं में से एक मेयर बॉल्डिन के अनुसार कहना था कि आर्थिक विकास के द्वारा अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। मेयर बॉल्डिन के अनुसार क्या कहना था कि आर्थिक विकास के द्वारा अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय आय में वृद्धि
होती है। आगे देखेंगे। अगर आर्थिक विकास, आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना होता है। आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है, का उद्देश्य जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है, अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में, यानी जो जितने भी क्षेत्र होते हैं, जैसे होते हैं कृषि हो गया, चाहे आपका सेवा क्षेत्र हो गया या फिर उद्योग क्षेत्र है, उन सभी क्षेत्रों में क्या करना, ऊंचा से ऊंचा स्तर को प्राप्त करना होता है। आयकर आर्थिक विकास को मापने के लिए, आर्थिक विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय को उचित सूचांक माना जाता है। कहेगा कि उचित सूचांक किसके माना जाता है, तो आर्थिक विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय को क्या माना जाता है, उचित सूचांक माना जाता है। ठीक है। आगे उपभोक्ता व्यय को आर्थिक विकास का सूचक मानते हैं। आर्थिक विकास का सूचक किसे मानते हैं, आर्थिक विकास का सूचक किसे मानते हैं, उपभोक्ता व्यय को क्या माना जाता है, आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। अब एक नंबर पूछेगा कि आर्थिक विकास का सूचक किसे मानते हैं, तो उपभोक्ता व्यय को आर्थिक विकास का सूचक मानते हैं। भारत, अगला है, भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जा सकता है। भारत में जो है आर्थिक विकास का श्रेय किसको दिया जाता है, नियोजन को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, नियोजन का। एक नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि आर्थिक विकास का श्रेय किसको दिया जाता है, तो नियोजन को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, नियोजन को दिया जाता है। आप एक एक लाइन को अच्छे तरीके से पढ़िए, ताकि मतलब कि कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि मतलब इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है। एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से चुनकर बुक से निकाला गया ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। आगे पॉइंट है कि आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या होता है, राष्ट्र के प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं का में प्रयोग करना होता है। जैसे मैं आपका देखेंगे, आगे देखेंगे कुछ पॉइंट है विकास के बारे में। एक समावेशी विकास है, सतत विकास है। ठीक है। समावेशी विकास किसे कहते हैं, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आएगा कि समावेशी विकास किसे कहते हैं। तो आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज के कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूत न रहे, समावेशी विकास कहलाता है। यानी समावेशी विकास कहता है कि मतलब कि सबको विकास अगर होना चाहिए तो वो सबको एक साथ लेकर होना चाहिए, ना कि किसी एक को ले और किसी दूसरे को छोड़कर विकास करे। यानी समावेशी विकास का मतलब सबको क्या करे, एक साथ लेकर ही विकास करे। तो इसलिए क्या कर रहा है कि आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर क्या ऊंचा से ऊंचा होता जाए, और जिसमें क्या और कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता ना रहे, यानी कोई भी उससे बचे ना, यानी सबका विकास एक साथ करना जरूरी है। वही एक क्या कहलाता है, आपका समावेशी विकास कहलाता है। तो आपका एग्जाम में पूछेगा समावेशी विकास क्या कहलाता है, तो ये लिख दीजिएगा कि आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग किसी विकास के लाभ को अछूता नहीं रहे, समावेशी विकास कहलाता है। दूसरा आपका अगला विकास है आपका सतत विकास। क्या है, सतत विकास। तो ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रहे, उसे सतत विकास कहलाता है। यानी सतत विकास वैसा होता है माने जिसके विकास में कंटिन्यूटी क्या रहे, हमें मतलब कंटिन्यूटी रहे, मतलब कभी खत्म ही ना उसके विकास में। जैसे कोई विकास हो रहा है तो उसमें विकास क्या होता चला जाए, यानी आगे तक आने वाले कई वर्षों तक क्या हो, विकास होता चला जाए, वो क्या कहलाता है, सतत विकास कहलाता है। वही कह रहा है कि ऐसा विकास क्या कर, ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, सतत विकास कहलाता रहे। यानी मतलब आने वाले कई समय तो क्या रहे, उसमें विकास होता रहे, वो क्या कहलाता है, सतत विकास कहलाता है। आगे है सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। कहेगा कि किस विकास में
वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है तो वो आपका कौन सा विकास होगा? सतत विकास। क्योंकि क्या कह रहा है कि ऐसा विकास जो ना रुके और क्या रहे, टिकाऊ बना रहा, वो सतत विकास कहलाता है। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ तो वो किसके लिए फ़ायदा करेगा? वो आने वाले पीढ़ियों के लिए भी फ़ायदा करेगा। ठीक है। बुंडेल आयोग के अनुसार कहना था कि जो सतत विकास है, इनका कहना था सतत विकास के बारे में, कि सतत विकास के बारे में कहना था कि सतत विकास वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य अपनी ज़रूरतों को भविष्य के पीढ़ियों के साथ समझौता ना करे। ये क्या करते थे, मतलब इसके विपरीत बोल दिए। इनका कहना था कि सतत विकास ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य को अपनी ज़रूरतों को नहीं मारना चाहिए। अगर वर्तमान में जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको पूरा करना चाहिए। जैसे मान के चलें, अगर घर में मान के 2 रोटी है, ठीक है, और कोई एक और व्यक्ति खाने वाला है और आपको ज़्यादा भूख लग गई है, तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने बारे में सोचिए, उस व्यक्ति के बारे में ना सोचिए। ये किनके द्वारा कहना था? बुंडलैंड का आयोग के द्वारा कहना था कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचिए, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में। अगर आज किसी चीज़ की ज़रूरत है ज़्यादा तो आप उसकी पूरा कीजिए। जैसे आपको लकड़ी की ज़रूरत है तो आप जितने पेड़ की आवश्यकता है आप पूरे पेड़ को काट दीजिए। अगर पूरा पेड़ काटना है तो काट दीजिए, तो फिर क्या हो जाएगी? आप अपने आवश्यकता को पूरी कीजिए, आप खुद को तकलीफ ना दें। अपने आवश्यकता जितना हो पूरा करिए, लेकिन खुद को आने वाले ऐसा नहीं कि आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच कर और अपना वर्तमान को क्या कर ले, खराब कर लेता है। ऐसा नहीं करना, ये इनके द्वारा कहना था। जबकि सतत विकास ऐसा नहीं कहता, वो कहता है कि आने वाले पीढ़ियों के लिए भी क्या हो, को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, लेकिन इनका ऐसा नहीं मानना था। अगला आपका, तो पहला आपका क्या हो गया? विकास हो गया, आर्थिक विकास हो गया। अब देखेंगे हम लोग मौद्रिक विकास। क्या देखेंगे? मौद्रिक विकास। कह रहा इसके विकास का संक्षिप्त इतिहास निम्न है। ठीक है, तो मौद्रिक विकास के बारे में देखेंगे कुछ पॉइंट। देखिए मौद्रिक विकास कैसे हुआ है। मौद्रिक यानी मुद्रा, तो इसका विकास देखिए कैसे हुआ है। तो सबसे पहले है कि वस्तु विनिमय करके। मौद्रिक का विकास जो हुआ है वो पहले किस रूप में हुआ? वस्तु विनिमय प्रणाली से। यानी जो पहले जो था, क्या था, जब मुद्रा नहीं थी तो वस्तुओं को क्या मतलब एक वस्तु को देकर दूसरे वस्तु को प्राप्त किया जाता था। उसी को क्या कहा जाता है? आपका वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसे कहा गया वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? तो वैसी आवश्यकता जिसमें एक मनुष्य किसी दूसरे वस्तु की प्राप्ति के लिए अपनी वस्तु को दूसरे व्यक्ति को देकर उस वस्तु को प्राप्त करे, उसी को क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो यानी क्या हो जाएगा? वस्तु से वस्तु की लेन देन को क्या कहते हैं? या सीधे कहते हैं वस्तु से वस्तु की लेन देन को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। अर्थात क्वेश्चन लिखेंगे मुद्रा की व्यवस्था ना होने पर, ठीक है, ये वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को मिलता था। आपका मौद्रिक प्रणाली, तो मौद्रिक प्रणाली होती है ये मुद्रा से वस्तु एवं सेवाओं विनिमय किया जाता है। मौद्रिक प्रणाली से क्या किया जाता है? इसमें वस्तु को किससे लिया जाता है? मुद्रा से लिया जाता है। ठीक है, यानी मुद्रा की जब व्यवस्था हो गया तो वस्तु को क्या कहते हैं? मुद्रा से लिया जाता था, या ना कि किसी वस्तु को देकर लिया जाता था। आगे पॉइंट देखेंगे बैंकिंग प्रणाली। धीरे धीरे आगे क्या होगा? बढ़ता गया मौद्रिक विकास, धीरे धीरे बढ़ता गया। पहले वस्तु से वस्तु को बदला जाता था, अब क्या है? मुद्रा से वस्तु को लिया जाता है। अब बैंकिंग प्रणाली आ गया, ठीक है, जिससे चेकों द्वारा विनिमय किया जाता है। अब क्या हो गया? मौद्रिक प्रणाली का विकास होने लगा, जिसमें एक बैंकिंग प्रणाली आएगा, जिसमें क्या कहते हैं? चेकों के द्वारा क्या कर सकते थे आप? विनिमय कर सकते थे चेकों के द्वारा। जैसे किसी की दुकान में गया, कोई वस्तु कर लिया और उसके नाम पर क्या करे? चेक काट कर दे दी कि भाई ले जाइए, जाए और इसको बैंक में भजा लेना। तो वो क्या गया? चेक के द्वारा विनिमय की प्रक्रिया, यानी चेक को दे दिया और उसकी दुकान से जो भी वस्तु खरीदे वो आपका हो गया। तो वो क्या कहेगा? आपका बैंकिंग प्रणाली। अगला आपका है कोड बैंकिंग प्रणाली। तो कोड बैंकिंग प्रणाली जो क्या है? एक खाते से दूसरे खाते में पैसा का हस्तांतरण करने की प्रक्रिया है। कोड प्रणाली जैसे आप मान लीजिए किसी से जाए वस्तु खरीद लिए और आपके पास पैसा नहीं है या फिर आपके पास चेक भी नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा? कोड बैंकिंग प्रणाली का प्रयोग कीजिएगा। आप उससे उसका खाता नंबर मांगेंगे और अपने खाता में से क्या कीजिएगा? उसके खाते में ट्रांसफ़र करवा दीजिए। तो वही क्या कहलाता है? आपका कोड बैंकिंग प्रणाली कहलाता है। अक्सर ऐसे लोग यूज करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। अगला आपका एटीएम का प्रयोग तो सभी लोग करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो एटीएम का प्रयोग नहीं करता होगा।
इसकी सहायता से किसी भी समय पैसा निकालने की सुविधा है। यानी एटीएम एक ऐसी प्रणाली है जिससे आप 24 आवर पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसकी सहायता से मतलब पैसा निकालने में कभी भी जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। अगला आपका डेबिट कार्ड है। ये सभी के सभी क्या मौद्रिक विकास के हैं प्रणाली है। डेबिट कार्ड है, इसकी सहायता से बैंक में जमा राशि के पैसों का उपयोग करना होता है। डेबिट कार्ड से क्या होता है कि बैंक में जमा राशि के पैसों का क्या होता है, उपयोग करना होता है। तीसरा आपका क्रेडिट कार्ड, क्या है, क्रेडिट कार्ड। इसकी सहायता से खाता धारक पैसा या वस्तु प्राप्त करता है। क्रेडिट कार्ड से क्या होता है, जैसे आपको कोई वस्तु खरीदना तो क्या कीजिएगा, लीजिए कार्ड घसीए और क्या कीजिए, उसका पैसा कट जाएगा और चल उतना दिन का टाइम रहता है, ताकि फिर उतना दिन बाद पैसा जमा कर दीजिए, यानी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं उस कार्ड की सहायता से। तो ये सभी के सभी क्या थे, आपका मौद्रिक विकास थे। तो मौद्रिक विकास कैसे हुआ धीरे आपको सभी पता चल गया। अब आगे देखेंगे आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि। आर्थिक विकास कैसे होता है तथा आर्थिक वृद्धि देखेंगे ये क्या होते हैं। तो है कि आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं माना जाता है, ठीक है। आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं माना जाता है। विकास क्या एक डेवलपमेंट हो गया और वृद्धि क्या एक ग्रोथ हो गया। तो कहने का मतलब है कि आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं, यानी दोनों को एक दूसरे के बराबर माना गया है, ठीक है। जैसे उर्सुला एक इकोनॉमिक्स के जानकार थे जिसका नाम था उर्सुला हिक्स। इनके अनुसार कहना था कि वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के साथ किया जाता है। इनका कहना था कि वृद्धि जो शब्द है इसका प्रयोग जो है ये विकसित देशों के साथ किया जाता है। किन देशों के साथ किया जाता है, विकसित देशों के साथ किया जाता है। किन के अनुसार, उर्सुला हिक्स के अनुसार। जबकि उन्हीं में से एक और इकोनॉमिक्स के जानकार थे ब्राइटसिन के अनुसार कहना था कि वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है। ये भी क्या कहते हैं, विकसित देशों के लिए किया जाता है, लेकिन उर्सुला के अनुसार क्या था, आर्थिक दृष्टि से करना था विकसित देशों के लिए, और ये सिर्फ और सिर्फ इनका क्या कहना है, विकसित देशों के लिए किया जाता है। मेडिसन के अनुसार कहना था कि वृद्धि धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर तथा विकास निर्धन देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर है। मेडिसन के अनुसार कहना था कि वृद्धि धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर है, यानी वृद्धि धनी में आय का बढ़ता हुआ स्तर है, जबकि विकास जो है ये निर्धन देशों में आय का बढ़ता क्या है, स्तर है। तो वृद्धि किसको माना है, धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर, और विकास किसको माना है, निर्धन देशों में आय का बढ़ता हुआ स्रोत। यानी विकास मतलब अभी हो रहा है और उसका वृद्धि मतलब उसका हो गया है, ठीक है। अगर आर्थिक प्रगति के स्थान पर आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास शब्दों का प्रयोग होता है। आर्थिक प्रगति के स्थान पर ही किसका प्रयोग होता है, आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास शब्दों का प्रयोग। क्वेश्चन आएगा कि आर्थिक प्रगति के स्थान पर किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आर्थिक वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक विकास, ऑप्शन नंबर सी दोनों, आर्थिक नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दोनों। प्रो लोविस थे, ये भी इनका भी कहना था कि आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक प्रगति में कोई अंतर नहीं है। लेकिन ने आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक प्रगति में कोई अंतर ही नहीं माना। क्या कि वो कौन सा वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक प्रगति में कोई अंतर नहीं माना था। तो कौन नहीं माना था, प्रो लेविस ने। किसने माना, प्रो लेविस ने। उर्सुला हिक्स के अनुसार क्या कहना था कि आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों में के साथ इसका प्रयोग किया जाता है वृद्धि शब्द का, जबकि ब्राइटसिन के अनुसार कहना था कि वृद्धि शब्द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ विकसित देशों के लिए किया जाता है। मेडिसन के अनुसार क्या कहना था कि वृद्धि धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर है, और विकास जो है वो निर्धन देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर है, ठीक है। आगे देखेंगे, एक एक पॉइंट को आप अच्छे से बुक कॉपी में नोट्स कर लिए ताकि आपको जिक्र नहीं, मतलब कोई परेशानी नहीं होगा। तो आपका ये क्या होगा, आर्थिक विकास आज देख लिए,
और मतलब अर्थव्यवस्था जितने भी रिलेटेड थे वो देख लेंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, योजना आयोग के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे, योजना आयोग के बारे में अच्छे से देखेंगे। तो अगर ऐसे वीडियो से आपको, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इससे रिलेटेड क्या कीजिए, इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो की आवश्यकता है कि हम बनाकर आप लोगों को देंगे, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि आप सभी को किताब पढ़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि इतना इतना सारा कहानी के रूप में दिया गया, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा क्या लिखे क्या नहीं लिखे। और हम क्या किए, अच्छे से एक एक पॉइंट को इसमें नोट किए हैं, ताकि मतलब आपको कम समय में क्या कर ले, पूरे बुक की जानकारी कम दिनों में ले सके, या फिर कम समय में ले सके। ठीक है, तो इसमें हर एक पॉइंट को क्या कीजिए, आप अच्छे से नोट कीजिए, अच्छे से नोट कीजिए, अच्छे से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो याद करने में। ठीक है, एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आता गया जा रहा है, और आप लोग क्या कीजिए, अच्छे से पढ़ा कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।